मैं संसद हूं। भारत के लोकतंत्र की आत्मा मुझ में बसती है। मैं दुनिया में हिंदुस्तान के धड़कते लोकतंत्र की पहचान हूं। मैं रूह वही हूं, बस इमारत बदलने वाली है। नई इमारत में लोकतंत्र की नई इबारतें लिखी जाएंगी। मुझे विश्वास है कि नई इबारत से सुनहरे भविष्य की कई राह निकलेंगी। लेकिन अब जबकि मेरी रूह को नया शरीर मिलने वाला है, मैं बहुत भावुक हूं। मैं संसद हूं। नए रूप में मैं भव्य हूं, आकर्षक हूं और अभिभूत हूं खुद से ही। मैं संसद हूं। मैं गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर शख्स की आवाज हूं। मैं संसद हूं। मैं तिरंगे की आन बान शान हूं। मैं संसद हूं। मुझे याद है कि 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जब जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया, तो उसी वक्त से मेरे स्वरूप की कल्पना आकार लेने लगी थी। 1912 में नया शहर बसाने की योजना लेकर सर एडविन लुटियंस दिल्ली आए थे। एक कमेटी का गठन हुआ और तय हुआ कि नया शहर दिल्ली के मलचा गांव के पास बसाया जाएगा। वायसराय भवन और सचिवालय के लिए रायसीना की पहाड़ियों को चुना गया। शुरुआत में नई दिल्ली के नक्शे में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। ये बाद में हुआ कि अभी जिस गोलाकार इमारत को आप देखते हैं, उसके डिजाइन को लेकर लुटियंस और बेकर के बीच मतभेद हो गए, लेकिन बेकर जीते और गोलाकार प्रारूप को मंजूरी मिल गई। दस्तावेजों में दर्ज है कि मेरा निर्माण 6 साल में हुआ और मुझे बनाने में करीब 85 लाख रुपए खर्च हुए। उस वक्त मेरा नाम काउंसिल हाउस था। मुझे याद है वो 18 जनवरी 1927 का दिन था जब लॉर्ड इरविन अपनी शाही बग्घी में सवार होकर विजय चौक आए। मेरी जिस गोलाकार इमारत को आप देखते हैं, उसे सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और उन्होंने ही उस दिन एक भव्य कार्यक्रम में लॉर्ड इरविन को सोने की चाबी सौंपी थी। उस चाबी से काउंसिल हाउस का दरवाजा खोला गया था। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेता और पटियाला के महाराजा जैसे तमाम दिग्गज लोग वहां मौजूद थे। तब का काउंसिल हाउस भारत के आजाद होने के बाद भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में तब्दील हो गया, जहां 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण। इस ऐतिहासिक भाषण के जरिए देश के करोड़ों लोगों के साथ मेरा भी भारत की नियति से साक्षात्कार हुआ। बरसों बरस बाद आज भी उस भाषण के गूंजते स्वर मुझे भावुक कर देते हैं। मैं संसद हूं। मुझे याद है उस वक्त लाखों लोगों के मन में भविष्य को लेकर आशंकाएं थी, मगर जोश भरपूर था। आजादी की हवा में सांस लेने के रोमांच में लाखों लोग बाहर खड़े थे। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को बारिश हुई थी और संयोग से जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, दिल्ली के आसमान में इंद्रधनुष खिला था। मैंने देखा है वो नजारा। उस सुबह की ताजगी महसूस करते हुए मैं आज भी गदगद हूं। मैं संसद हूं। जिन्होंने कभी लोकतंत्र में नए रंग भरे,
तो कभी ऐसी मिसालें पेश की ताकि प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जा सके। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी मेरे ही सामने हुई जिसने देश को शर्मसार किया। इन कहानियों की तासीर ऐसी है कि इन्हें कहने सुनने में हजारों घंटे बीत जाएंगे। फिर भी कुछ किस्सों को मेरी कहानी के हिस्सों से निकाल लूं तो एक किस्सा 19 मार्च 1955 का है, जब राज्यसभा सत्र के दौरान B.R. अम्बेडकर से संविधान को जला देने के उनके बयान पर सवाल जवाब हुए थे। अम्बेडकर संविधान के कई प्रावधानों में संशोधनों से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाएगा ये उपयोगी साबित नहीं होगा। ये वो दौर था जब विपक्ष की आलोचना का महत्व था और जवाहरलाल नेहरू अक्सर विपक्ष की संख्या में कम मगर तेवर वाले सांसदों के निशाने पर रहते थे। ऐसा एक किस्सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा है। वो नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना कर चुके थे। आम चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली की नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ में कड़ी टक्कर हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के लिए वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। नेहरू जी इस आरोप पर उखड़ गए क्योंकि उन्होंने वाइन की जगह वुमेन शब्द सुना था। बाद में जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से माफी मांगी। इसी संसद में 21 अगस्त 1963 को जब राम मनोहर लोहिया ने नेहरू पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की 60% आबादी 3 आना प्रतिदिन पर जीवन गुजार रही है और पीएम के कुत्ते पर हर दिन 3 रुपए खर्च होता है, तो उनके भाषण ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है और हंसते हुए चले गए। मैं संसद हूं। और मैंने 1962 के युद्ध के बाद आजादी के नायक रहे नेहरू की किरकिरी भी देखी है। नेहरू ने संसद में बयान दिया कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। उस बयान से खफा उनकी ही पार्टी के सांसद महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर दिखाते हुए कहा कि घास तो यहाँ भी नहीं उगती, तो क्या इसे ही काट कर दे दें? इससे कुछ साल पहले 1958 में फिरोज गांधी अचानक उठे थे और उन्होंने मुंदड़ा घोटाले की परतें उधेड़कर नेहरू सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इससे पहले जीप घोटाले से सरकार की किरकिरी पहले ही हो चुकी थी। मुझे याद है वो दौर आदर्श, नैतिकता, आलोचना और लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिशों का था और मैं हर चौथे रोज ऐसी कहानियों की गवाह थी जिसे सुनकर अब हैरानी होती है। मसलन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ट्रेन हादसे के बाद दिया गया इस्तीफा। जवाहरलाल नेहरू ने मेरे सामने बताया था कि उनका इस्तीफा इसलिए मंजूर किया जा रहा है ताकि ये एक नजीर बने। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पीएम पद संभाला। वो शुरुआती दौर में बोलने से घबराती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ने लगा और 1971 में जब युद्ध हुआ तो इंदिरा जिस तरह मेरी आंखों के सामने बोली, उसने दुनिया को भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास करा दिया। दौर आया इमरजेंसी का। मुझे याद है उस दौर में मेरा महत्व खत्म सा हो गया था, लेकिन उस दौर का एक दिलचस्प किस्सा मुझे याद है। आंदोलनकारी नेताओं के नाम पर अरेस्ट वारंट निकला हुआ था। इन नेताओं में सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम शामिल था। एक दिन राज्यसभा में कार्यवाही चल रही थी, लेकिन उसी बीच कहीं से स्वामी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर सभी लोग अवाक रह गए। तत्कालीन गृह मंत्री को लगा कि वो हाथ से पिस्टल लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो घबराकर मेज के नीचे छिप गए।
स्वामी जैसे ही आए वैसे ही कुछ मिनटों बाद गायब हो गए और कहा जाता है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका चले गए। इसी दौर में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़े और संसद के जरिए देश ने जाना कि अब देश लिखित तौर पर सेकुलर। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जिस बहुमत के साथ सत्ता में आए उसने भी बड़े बड़े नेताओं को हैरान कर दिया था। उस वक्त बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे जिसका राजीव गांधी ने हम दो हमारे दो कहते हुए मजाक बनाया था। और हम तो वो पार्टी से आते हैं जिनके कभी लोकसभा में 2 सदस्य हुआ करते थे और वो 2 सदस्य देखकर कांग्रेस की ट्रेजरी बैंक से ताने लगाए जाते थे, हम 2 और हमारे 2। शक्ति सिंह भाई ने ठीक ही कहा, जो इतिहास को भूल जाते वो इतिहास बन जाते हैं। मैंने देखा है कि कैसे ताकत के घमंड में चूर होकर राजीव गांधी ने शाहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, जिसके बाद देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नई राजनीति शुरू हो गई। और फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी ही अयोध्या में राम मंदिर परिसर का ताला खुलवा बैठे। मुश्किल अर्थव्यवस्था के दौर में देश ने उदारीकरण की तरफ कदम बढ़ाए तो मेरी ही छांव थी। देश में खिचड़ी सरकारों के बनने और गिरने का दौर शुरू हुआ तो कई दिलचस्प बहसें मैंने देखी हैं। और 13 दिसंबर को जब मुझ पर हमला हुआ तब वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर हमले का प्रयास था। उस वक्त सत्र चल रहा था, गोलियां चली और अफरा तफरी मच गई। 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौते के विरोध में यूपीए के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 3 सांसदों का हवा में नोट लहराना हो, या 2010 में महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ना, या फिर 2011 में संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकपाल विधेयक लाने की उम्मीद के बीच भारी हंगामा हो, या कृषि बिल पर राज्यसभा में माइक तोड़ना और बिल फाड़ना हो। मैंने देश को शर्मसार करने वाले कई वाकये भी देखे हैं। 2017 में जब आधी रात को देश का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी के रूप में लागू हुआ तो वो प्रांगण भी मेरा ही था। न जाने कितनी गाथाएं हैं, न जाने कितने अफसाने हैं, कितने सुनाऊं, कितने बताऊं। फिलहाल तो भेष बदलना है, खुद को मनाऊं। मैं संसद हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र के अनूठे अफसाने नई इमारत में भी कई तरह के लिखे जाएंगे, जैसे अभी तक लिखे गए। मैंने किसी फिल्म की तरह इन अफसानों को देखा है, जिसमें रोना भी था। क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? And from that early loss, नरेंद्र भाई ने कृपा की। और हंसना भी था, ठहाके थे, अट्टहास था। I can translate it in English also. आपके मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबके मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। रोने हंसाने के अलावा गानों की तरंगे थी, उल्लास था। गंगा मैया तो है तेरी चढ़ई वो सैया से कर द मिलनवा। गाने की गता बाद में कर लेंगे कभी। लेकिन महोदय 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 ये मिठास इस भाषा की महोदय। और आरोपों की बौछार, जवाबों का प्रहार तो हरदम था। भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा,
ललिता पवार। What is actionable? If it is her experience about him, why could I मैंने आक्रामकता और हंगामे के न जाने कितने दृश्य देखे। I expect the members to observe decorum in the house. सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। और किसी रोमांटिक फिल्म की तरह प्यार की बातें भी सुनी। जो परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर। उसे ज्यादा प्यार देता है और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा सर। और जादू की झप्पियां भी देखी है। दावे और वादों के लंबे किस्से देखे हैं। किया जाएगा। तो गाली गलौज भी मैंने खूब देखी। Question number 381. chair alone to run the house. Every member, the responsibility is there. This is not appropriate. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. जबरदस्त नारेबाजी तो हमेशा से मैंने देखी है। खुदा हाफिज, अल्लाह अकबर। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं हर हर महादेव। जय श्री राम। जय माँ दुर्गा, जय बांग्ला, जय माँ काली, जय श्री राम। अल्लाह अकबर। भारत माता की जय। वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। मैं चश्मदीद हूँ कुछ शरारतों की जो इतिहास में दर्ज हैं, तो कुछ अटपटी बातें भी हुई हैं। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। मैंने कई बार ऐसी डायलॉग बाजी भी देखी है कि फिल्मी डायलॉग भी फेल हो जाए। आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, गरीब से माफी मांगो और शर्म करो। कश्मीर गए तो पहली बार किसी मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि मजाज साहब आप पहली बार आए, यहाँ के कुदरती नज़ारे देखे आप, कैसे लगे? कहले भाई बहुत अच्छे लगे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वरना और भी दिखाई देते। तो यही कह सकता हूँ कि बीच में बहुत सारे एडजॉर्नमेंट आ गए थे, वरना और भी तकरीरें सुन लेता। मैंने विदेशी सितारों का कैमियो भी देखा है। बुरे बुरे देशों में, you know what I mean. So सच कहूं तो मैंने 75 बरस में इतना कुछ देखा है कि उसे लफ्जों में बयान कर पाना नामुमकिन है। हाँ, मैंने हर घड़ी हर पल हिंदुस्तान के लोकतंत्र की धड़कनों को सुना है और देखा है भारत के लोकतंत्र की गहरी होती जड़ों को। अब मेरा स्वरूप बदल रहा है। मुझे मालूम है कि आधुनिकता की छांव में यहाँ भी हिंदुस्तानी सियासत अंगड़ाइयां लेगी। मुझे विश्वास है कि नए दौर में यहाँ से लोकतंत्र का पाठ सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को पढ़ाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस सेंगोल को जिस उद्देश्य से यहाँ स्थापित किया गया है, वो सेंगोल हर राजनेता को उसका कर्तव्य याद दिलाता रहेगा। मैं
संसद हूं।